जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस नए सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम गॉस के तीसरे अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग करेंगे। तो गॉस के नियम का तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है किसी गोलीय कोष के कारण गॉस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है किसी गोलीय कोष पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण किसी गोलीय कोष पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक गोलीय कोष है, ये खोखला गोलीय कोष है, उस पर एक समान रूप से वितरित आवेश है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये गोला है। अच्छा, गोले की ये प्रॉपर्टी होती है, यदि इसे आवेश दिया जाए तो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि इसे चार्ज दिया जाए तो सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः तीन स्थितियों में निकालना है। पहला, गोले के बाहर निकालना है, दूसरा गोले के पृष्ठ पर और तीसरा गोले के अंदर निकालना है। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम गोले के बाहर निकालते हैं। पहला पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गोलीय कोष है, इस पर Q आवेश वितरित हैं। हम मान लेते हैं इस पर कैपिटल Q आवेश वितरित हैं। इसका ये सेंटर है और इसका रेडियस है कैपिटल R और इससे स्मॉल r दूरी पर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये गोलीय कोष है जिस पर Q आवेश वितरित हैं, इसके कारण हमें केंद्र से r दूरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो हमें गॉस का नियम अप्लाई करना पड़ेगा और गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। तो बिंदु P से होते हुए हमें जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसी बिंदु से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बिंदु P से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल r के बराबर है। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कैपिटल R जो है वो स्मॉल r से छोटा है, कैपिटल R बड़ा है और स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है। तो हमें इसके कारण इस सरफेस पे या इसके गोले पर जो चार्ज वितरित है उसके कारण हमें बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग जो गॉसियन पृष्ठ हम लिए हैं वो स्फेरिकल है। अच्छा, इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इस तरह निकलेगी, इस तरह से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
अच्छा, इस गॉसियन पृष्ठ से पहले हम फ्लक्स की परिभाषा से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉसियन पृष्ठ, फिर जो है गॉस के नियम से, और दोनों को बराबर करके बिंदु पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे। अच्छा, हम इसके पहले वाले वीडियो में ये भी बताए थे कि इस प्रकार अगर गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो हम इसमें छोटे छोटे अल्पांश के कारण एक वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरा फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हम इसमें एक थोड़ा सा अल्पांश लेते हैं डी ए, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा। यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं डी ए, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं डी ए, जिसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं डी ए, जिसका एरिया वेक्टर भी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ भी एक अल्पांश ले लेते हैं डी ए, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। और इस गोले का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। तो पहले छोटे छोटे अल्पांशों के कारण फ्लक्स निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, उसके बाद हम इंटीग्रेट करके पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की परिभाषा से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स एक अल्पांश डीए के कारण। तो फ्लक्स का फार्मूला है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, लेकिन हम एक अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं फ्लक्स का मान, तो ये थोड़ा सा फ्लक्स होगा। इसके लिए डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए, और थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा 0 होगा, डी फाई बराबर ई डी ए। इसी प्रकार सभी अल्पांशों के कारण जो फ्लक्स होगा वो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, इंटीग्रेशन होगा किसका, डी फाई का। अच्छा, इसमें हम इसके पहले वाले भी अनुप्रयोगों में ये सब बताए थे कि जिस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु से होकर जाना चाहिए, और जिस सरफेस पे चार्ज वितरित हैं उसके सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन पृष्ठ, तो इसके सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो गॉसियन पृष्ठ के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसमें ये सब चीज अगर वैलिड रहेगा तो गॉस का नियम लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फाई नेट इक्वल टू क्या आ गया, डी फाई, और डी फाई की जगह क्या है, ई डी ए। तो फाई नेट इक्वल टू डी फाई की जगह हम लिख सकते हैं ई डी ए। तो इंटीग्रेशन, अच्छा इसके प्रत्येक बिंदु पे, क्योंकि ये डिस्टेंस आर समान है, स्मॉल आर समान है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसके प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, समान होगा। तो जो कांस्टेंट होता है, जो समान होता है, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, डी ए का। तो ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, और ये इक्वल टू होगा किसके, फाई नेट के। ये हो गया समीकरण 1। अच्छा, जो ये ए है ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई नेट इक्वल टू ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण 1। तो एक बार हम फ्लक्स का मान फ्लक्स की परिभाषा से निकाले हैं, अब हम गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकालेंगे गॉस के नियम से। तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं,
तो फाई नेट इक्वल टू आया है E गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण 1 है ये। अब गॉस के नियम से गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई नेट इक्वल टू गॉस का जो प्रमेय था या जो गॉस का नियम था वो था सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसको हम भाग लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो फाई नेट इक्वल टू इसके अंदर जो कुल आवेश है वो है कैपिटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 भी फाई नेट के बारे में बता रहा है, समीकरण 2 भी फाई नेट के बारे में बता रहा है। अब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम स्मॉल के भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये हमें ये बता रहा है कि यदि हम इस गोले के कारण बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे तो यहां से ये जो गोले पे आवेश वितरित है वो बिंदु की तरह दिखेगा या पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। इसलिए फार्मूला आया है के क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, हमें ये भी पता है कि कोई भी चीज बड़ी या छोटी हमें दिखाई देती है डिस्टेंस के कंपेयर में। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी, अगर कम डिस्टेंस पे है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। तो इस बिंदु P से यदि इस गोले को देखा जाए जिस पर Q आवेश वितरित है, कैसे दिखेगा? वो एक बिंदु की तरह। इसीलिए फार्मूला आया है के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था वो था के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। अब गोले के पृष्ठ पर या गोले के सरफेस पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। ये स्फीयर है, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसके बिंदु P पे हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है सेंटर O और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। इस बार बिंदु P सरफेस पे है, ये यहां से डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r। अच्छा, हम इसी बिंदु से होते हुए गॉसियन पृष्ठ भी बनाएंगे। इसी बिंदु P से होते हुए क्या बनाएंगे? गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अगर देखा जाए तो इस स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल R बराबर स्मॉल r। कैपिटल R बराबर क्या होगा? स्मॉल r। और हमें बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, हम जानते हैं कि
गोलीय कोश के बाहर विद्युत, हम जानते हैं गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईपी बराबर क्या था, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। चूंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हैं तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगा, ईपी बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ये होगा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोलीय कोश के तीसरा पॉइंट है गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस स्थिति में कैपिटल आर बड़ा होगा और स्मॉल आर छोटा होगा। ये है गोलीय कोश, ये है इसका सेंटर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। इस बार हमें बिंदु P जो है वो, इस बार हमें बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि गोलीय कोश के क्या है, अंदर है। अगर हम बिंदु P से होते हुए गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार होगा। गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, इस प्रकार होगा। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर यदि हम फ्लक्स का मान निकालें तो फाई नेट इक्वल टू फ्लक्स की परिभाषा से या गॉस के नियम से, गॉस के नियम गॉस का नियम क्या था, इंटीग्रेशन या फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ जो यहाँ पे बना है इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसके अंदर कुल आवेश 0 है तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स का मान क्या आ गया, 0। और हम जानते हैं फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से फाई नेट इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई नेट क्या है, फाई नेट 0 है, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई बराबर क्या आएगा, 0। तो ये जो गोलीय आवेश है ये जो गोलीय कोश है इसके ऊपर क्यू आवेश वितरित हैं, इसके कारण जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम गोलीय कोश के कारण बाहर सरफेस पे और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हैं। तो हम गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं, पृष्ठ पर और अंदर। तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, गोलीय पृष्ठ के बाहर, गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये था के क्यू अपान आर स्क्वायर, बाहर था के क्यू अपान आर स्क्वायर। पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, पृष्ठ पर
के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितना था, 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस आर के बीच। ये ई है और ये आर। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस आर के बीच। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। ये गोला है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सरफेस है। सरफेस पे आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था। इधर वाला इनसाइड दिखा रहा है और उधर वाला आउटसाइड। ये अंदर वाला है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, 0। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो रहा है। यहाँ पे 0, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से कम हो रहा है, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम था, जहां स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिस्टेंस के अकॉर्डिंग घट रहा है। ये इसका ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। हम एक टॉपिक का और अध्ययन कर लेते हैं, बोर्ड वगैरह में काफी ज्यादा पूछा जाता है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। हम गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड वगैरह में काफी ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, कूलाम का नियम हमें पता है कि अगर दो चार्ज आर दूरी पर स्थित हैं, अगर दो चार्ज Q1 Q2 आर दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ये होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है। इसकी वजह से हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल स्मॉल आर। ये एक क्यू आवेश है, इससे आर दूरी बिंदु P पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें इसमें गॉस का नियम लगाना है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। तो यदि हम इस बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बनाएं, तो गॉसियन पृष्ठ होगा गोलाकार और रेडियस उसका कितना होगा, स्मॉल आर। तो इस क्यू आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से चारों तरफ निकलेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशा में निकलेगा। ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, बिंदु P पे हमें निकालना है फ्लक्स। तो बिंदु P पे यदि हमें फ्लक्स चाहिए, अब हमें निकालना है
बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे छोटा छोटा अल्पांश लेते हैं। पहले अल्पांश के कारण फ्लक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर इसमें लगाएंगे गॉस का नियम, और गॉस के नियम से फ्लक्स निकालकर हम दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। उसकी सहायता से हमें बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल जाएगा, जैसे हम इसके पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो पहले बिंदु P पे यदि हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स की परिभाषा से बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स छोटे से अल्पांश या अल्पांश, बिंदु P पर फ्लक्स अल्पांश dA के कारण, हम यहाँ पे छोटा छोटा अल्पांश ले लेते हैं dA। इसका जो एरिया वेक्टर होगा dA कैप इधर होगा, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिए dA, इसका जो एरिया वेक्टर होगा dA इधर होगा, इसका एक अल्पांश ले लिए dA, इसका जो एरिया वेक्टर होगा dA कैप, एक अल्पांश ले लेंगे dA, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं dA, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार हम छोटे छोटे अल्पांश के कारण फ्लक्स का मान निकालेंगे और इंटीग्रेट करके पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो बिंदु P पर फ्लक्स अल्पांश dA के कारण क्या होगा, d फाई इक्वल टू EDA cos थीटा, d फाई बराबर EDA cos थीटा। तो d फाई बराबर EDA, थीटा क्या होगा 0, थीटा 0 होगा, तो d फाई बराबर क्या आएगा EDA। इसी प्रकार सभी अल्पांशों के कारण, इसी प्रकार सभी अल्पांशों के कारण विद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार सभी अल्पांशों के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई इक्वल टू EDA। तो यदि हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालना है तो हमें d फाई का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई, d फाई बराबर क्या है EDA। तो फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई जगह क्या लिख सकते हैं EDA। तो फाई नेट इक्वल टू, अच्छा इसके प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान भी है इसके प्रत्येक बिंदु पे। तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा dA। तो फाई नेट इक्वल टू E, और dA क्या है, dA का हम इंटीग्रेशन करेंगे A आएगा, तो E, और A क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, समीकरण 1। तो हम फ्लक्स की परिभाषा से इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान निकाल लिए हैं। अब हम लगाएंगे गॉस का नियम या गॉस का अनुप्रयोग। तो समीकरण 1 है फाई नेट इक्वल टू E गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये है समीकरण 1। अब गॉस के नियम से,
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू क्या है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, और गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो है क्या, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये भी फाई नेट के बारे में बता रहा है और ये भी फाई नेट के बारे में बता रहा है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से E गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर, ये इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अच्छा, यदि हम इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले हैं, अच्छा इस बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। Q अपान क्या है, आर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख दें तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो उस पर लगने वाला बल, तो उस पर लगने वाला बल, यदि बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख दें तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर कितना बल लगाता है, Q नॉट इंटू E। तो अब हम E का मान यहां पर रख देंगे, तो F इक्वल टू आएगा यदि हम E का मान यहां पर रखें तो F इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू स्मॉल q। तो F इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपान आर स्क्वायर। ये क्या होगा, इतना बल Q नॉट आवेश पर लगेगा। तो यदि एक आवेश Q हो और दूसरा आवेश Q नॉट हो, बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलॉम का नियम। तो हम गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कर चुके हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।